हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों ने सभी नॉन डायमेंशनल नंबर के बारे में सीख लिया है। अब आप लोगों को उनका यूज़ सीखना है कि हम लोग नॉन डायमेंशनल नंबर क्यों निकालते हैं। तो नॉन डायमेंशनल नंबर हम लोग मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन सीखेंगे मैक नंबर बेसिस पे। चूँकि आपको पता है कि मैक नंबर इक्वल टू होता है V/C। V/C में V क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। तो तीन केसेस हो सकते हैं जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज़्यादा होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड ये केस होता है। तो इस तरीके के फ्लूइड को हम बोलते हैं सुपरसोनिक फ्लूइड। और अगर V ज़्यादा है C से तो सीधी बात है कि मैक नंबर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। इस केस को बोलते हैं हम लोग सुपरसोनिक फ्लूइड। दूसरा केस होता है कि जब आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड के बराबर होता है। तो इस केस में मैक नंबर 1 के बराबर होता है। इस तरीके के फ्लूइड को बोलते हैं सोनिक फ्लूइड। तीसरा केस होता है जब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कम होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड के। इस केस में जो मैक नंबर होगा वो 1 से कम होता है। तो इस तरीके के फ्लूइड को बोलते हैं सबसोनिक फ्लूइड। यानी अगर सिर्फ मैक नंबर बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो जब मैक नंबर का वैल्यू होता है 1 के बराबर तो ऐसा फ्लूइड होता है सोनिक फ्लूइड। जब 1 से कम होता है तो इस तरीके के फ्लूइड को बोलते हैं सबसोनिक फ्लूइड। और अगर 1 से ज़्यादा होता है तो इस तरीके के फ्लूइड को हम बोलते हैं सुपरसोनिक फ्लूइड। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्राउडे नंबर। देखिए, फ्राउडे नंबर का यूज़ किया जाता है जब ओपन चैनल फ्लो होता है, तब फ्राउडे नंबर का यूज़ किया जाता है। जब देखिए, फ्राउडे नंबर बेसिस पे अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो टोटल 3 क्राइटेरिया होते हैं। 3 क्राइटेरिया में होता है, अगर फ्राउडे नंबर का वैल्यू 1 से कम होता है तो इस तरीके के फ्लो को बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो, या फिर स्ट्रीमिंग फ्लो, या फिर ट्रैंक्विल फ्लो। ठीक, जब आपका फ्राउडे नंबर का वैल्यू 1 से कम होता है तब इस केस में एक क्रिटिकल वेलोसिटी टर्म होता है, एक होता है क्रिटिकल डेप्थ टर्म। ठीक है, किसी भी चैनल के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी और क्रिटिकल डेप्थ जो है वो एक फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। ये आप लोग इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में तब पढ़ेंगे जब आप नेक्स्ट ईयर में ओपन चैनल फ्लो पूरा सब्जेक्ट होता है, तब आप लोग पढ़ेंगे, तब आप लोग ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ही जानना है कि अगर फ्राउडे नंबर की वैल्यू 1 से कम होती है तो इस तरीके के फ्लो को हम लोग बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। तो इस तरीके के फ्लो में जो वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है और डेप्थ जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। अगर फ्राउडे नंबर की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है तो इस तरीके के फ्लो को हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो। क्रिटिकल फ्लो में जो वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होती है और जो डेप्थ होती है वो क्रिटिकल डेप्थ के बराबर होती है। थर्ड क्राइटेरिया है कि जब आपका फ्राउडे नंबर का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है तब, तो इस तरीके के फ्लो को हम लोग बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो, या फिर शूटिंग फ्लो, या फिर टॉरेंटियल फ्लो। तो जब फ्राउडे नंबर की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो वेलोसिटी, उस केस में वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होती है और डेप्थ जो है वो क्रिटिकल डेप्थ से कम होती है। यानी टोटल 3 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फ्राउडे नंबर। जब फ्राउडे नंबर का वैल्यू 1 से कम होता है तो वो होता है सब क्रिटिकल फ्लो, 1 के बराबर होता है तो वो होता है क्रिटिकल फ्लो, और 1 से ज़्यादा होता है तो वो होता है सुपर क्रिटिकल फ्लो।
नेक्स्ट जो आपका क्लासिफिकेशन है जो कि बेस है रेनॉल्ड नंबर पे, वो आपको पता ही है पाइप फ्लो के लिए। लैमिनार फ्लो होगा अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू जो है वो 2000 से कम होता है तो लैमिनार फ्लो होगा, 2000 से 4000 के बीच होता है तो आप ट्रांजिशन फ्लो होता है, और अगर 4000 से ज़्यादा होता है तो इस तरीके का फ्लो कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो। यानी ये जो जितने आपने क्लासिफिकेशन सीखे लगभग सभी रेनॉल्ड नंबर, मैक नंबर, इन सब के लिए आपने क्लासिफिकेशन आप लोगों ने सीख लिया। नॉन डायमेंशनल नंबर पे फ्लो का क्लासिफिकेशन आप लोगों ने सीख लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को सीखना है वो है मॉडल एनालिसिस। ये नया चैप्टर ही है, मॉडल एनालिसिस आप लोगों ने सीखना है। तो देखिए, मॉडल एनालिसिस सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मॉडल क्या है। तो देखिए, मॉडल क्या होता है कि एक्चुअल में जैसे बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती हैं, जैसे डैम होता है, बहुत बड़ा बड़ा डैम है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर या फिर कोई भी मशीन, तो अगर वो चीज़ बहुत बड़ी है, जैसे कि डैम है, डैम बहुत बड़ा है, तो अगर हमें उस डैम पर कुछ एनालिसिस करना है उसके बनने से पहले, डैम के बनने से पहले हमें डैम पर कुछ एनालिसिस करना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो हम क्या करेंगे कि उस डैम का एक रिप्लिका बनाएंगे। रिप्लिका इन द सेंस मतलब उसकी ही एक कॉपी बनाएंगे, लेकिन वो साइज़ में क्या होगा, उससे छोटा होगा, और वो क्या होगा, सिमिलैरिटी रखेगा। ठीक, तो ये जो हमने एक उसका रिप्लिका बनाया, स्मॉल स्केल का रिप्लिका बनाया, जो कि उस एक्चुअल स्ट्रक्चर या मशीन की सिमिलैरिटी रखेगा, वो उसे हम लोग बोलते हैं मॉडल। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडल जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर से हमेशा छोटा ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमें वॉच पे एनालिसिस करना है, जो हैंड वॉच होती है उस पे अगर हमें, रिस्ट वॉच जो होती है उस पे हमें एनालिसिस करना है, तो क्या होगा, वो ऑलरेडी बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम उसको एनालिसिस करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो हमें उससे बड़ा उसका मॉडल बनाना पड़ेगा ताकि हम उसमें अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ। तो मतलब ये कि एक्चुअल स्ट्रक्चर या मशीन का रिप्लिका होता है मॉडल, और वो लार्ज स्केल में भी हो सकता है या स्मॉल स्केल में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप। यानी दो टर्म आपको जानने हैं, एक है प्रोटोटाइप और दूसरा क्या है, मॉडल। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्रोटोटाइप, और उसका जो रिप्लिका जो एनालिसिस करने के लिए बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता है कि मॉडल जो है हमारा हमेशा प्रोटोटाइप से छोटा ही हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये बड़ा भी होता है। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया वॉच का, रिस्ट वॉच का, उस केस में ऐसा होता है। वो मॉडल एनालिसिस क्या होता है कि ये जो हम मॉडल बनाते हैं उसका एनालिसिस करना, एक्चुअल मशीन का एनालिसिस अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस मॉडल का एनालिसिस करते हैं, और दोनों की प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम प्रॉपर्टीज़ दोनों शो करते हैं। तो इस तरीके के, तो ये जो पूरा फिनोमिना हुआ इसे हम लोग बोलते हैं मॉडल एनालिसिस। अब देखिए, अगर डैम है, जैसे डैम में कोई काम कर पाना एक सिंगल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है, ठीक, तो लेकिन अगर उसी डैम का हमने मॉडल बना दिया तो उस मॉडल पे एक सिंगल पर्सन भी उसके रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकता है, और वही रिजल्ट्स उसी रेशियो में उस प्रोटोटाइप में भी होंगे। जो उस मॉडल का रिजल्ट आ रहा है वही उसी रेशियो में प्रोटोटाइप का भी होगा। तो अगर हमें प्रोटोटाइप को बनाने से पहले ही उसके रिजल्ट्स जानने हैं तो सिंपल हम उसका मॉडल बना सकते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब बात यह है कि इनका यूज़ क्या होता है, मॉडल वगैरह बनाने का क्या यूज़ होता है। तो वही चीज़ है कि टरबाइन, पंप, स्पिलवे, डैम्स, इन सब के ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको इनके बनने से पहले ही हम इसके डिस्चार्ज वगैरह को प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम फ्लो प्रॉब्लम्स में आपस में रिलेशन बता सकते हैं मॉडल पे टेस्ट करके। जैसे कि अगर हमें ये जानना है कि अगर हम डेप्थ बढ़ा रहे हैं तो अगर बेस में कोई होल है तो उसकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डिज़ास्टर क्रिएट करेगा नहीं क्रिएट करेगा, ये सब कुछ हम जान सकते हैं। अगर देखिए किसी भी चीज़ को बनाने से पहले चूंकि हम उसका मॉडल बना लेते हैं और हमने मॉडल पे सारे टेस्ट कर लिए, अगर टेस्टिंग में मॉडल सेफ़ है तो इसका मतलब जो एक्चुअल में प्रोटोटाइप बनने वाला है वो भी सेफ़ है। तो हम लोग उसका इकोनॉमिकल वे से और उसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वगैरह हम लोग चेक कर सकते हैं। यूज़फुल इंफॉर्मेशन हम लोग पहले से ही निकाल सकते हैं प्रोटोटाइप के बनने से पहले। ठीक, तो ये सारे जो है एडवांटेज हैं मॉडल बनाने के, मॉडल एनालिसिस जो है उसके एडवांटेज हैं। अब कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं मॉडल एंड प्रोटोटाइप में, जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ या फिर सिमिलिट्यूड भी कहते हैं। तो कितने तरीके की सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है। अगर हमने इनिशियल में ये बोला कि प्रोटोटाइप और मॉडल जो हैं वो सिमिलर हैं आपस में, तो कैसे सिमिलर हैं, बहुत सारी टाइप ऑफ सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो कुछ सिमिलैरिटीज़ आपके सामने हैं जो कि है जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी और डायनामिक सिमिलैरिटी। जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी का कि जियोमेट्रिक डायमेंशंस जैसे कि लेंथ, हाइट, विड्थ, ये सभी मॉडल एंड प्रोटोटाइप का जो डायमेंशन है वो रेशियो में होता है और वो रेशियो सेम होता है अगर, तो हम ये बोलते हैं कि मॉडल एंड प्रोटोटाइप में आपस में जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कि मान लीजिए कि LM क्या है, लेंथ ऑफ मॉडल है, और LP क्या है, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप है, DM क्या है, डायमीटर ऑफ मॉडल है, DP क्या है, डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप है, VM क्या है, वेलोसिटी ऑफ मॉडल है, VP क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप है, BM क्या है, ब्रेथ ऑफ मॉडल है, और BP क्या है, ब्रेथ ऑफ प्रोटोटाइप है, AM एरिया ऑफ मॉडल है, और AP एरिया ऑफ प्रोटोटाइप है। जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप एग्जिस्ट करेगी अगर इनका रेशियो सेम होगा, यानी लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल टू width of prototype divided by width of model, depth of prototype divided by depth of model equal to LR। LR होता है रेशियो स्केल, बोलते हैं इसको, स्केल रेशियो बोलते हैं। ये सेम होना चाहिए तब जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करता है मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच। ये हुआ स्केल रेशियो। अगर हम एरिया रेशियो निकालना चाहें, एरिया रेशियो मतलब कि एरिया ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय एरिया ऑफ मॉडल। एरिया ऑफ प्रोटोटाइप तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ ऑफ मॉडल। अब चूंकि LP बाई LM इक्वल टू है LR और BP बाई BM इक्वल टू है LR, तो यानी LR का स्क्वायर, यानी एरिया रेशियो इक्वल टू LR का स्क्वायर। वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मॉडल, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मॉडल मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ मॉडल। तो एरिया ये क्या हो जाएगा, एरिया रेशियो हो जाएगा, और ये एरिया रेशियो का वैल्यू है LR का स्क्वायर, और ये LP बाई LM क्या हो जाएगा, स्केल रेशियो हो जाएगा LR, यानी वॉल्यूम रेशियो इक्वल टू हो जाएगा LR का क्यूब। ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि ये फर्दर यूज़ होंगे न्यूमेरिकल्स में। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा बोल दिया जाए कि इस मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच जियोमेट्रिक सिमिलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है, और मॉडल और प्रोटोटाइप की लेंथ वगैरह आपको बता दी जाए, और फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें स्केल रेशियो बता दीजिए। तो सिंपल आपको करना ये है, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय लेंथ ऑफ मॉडल। कोई भी दो डायमेंशन जो दी हुई, प्रोटोटाइप का एक डायमेंशन डिवाइड बाई मॉडल का डायमेंशन, वो आपका स्केल रेशियो रिप्रेजेंट करेगा। एरिया रेशियो अगर पूछा जाता है तो स्केल रेशियो का स्क्वायर कर देंगे। वॉल्यूम रेशियो पूछा जाता है
तो स्केल रेशियो का क्यूब कर देंगे तो हमें ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। हो सकता है आपको जिस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए स्केल रेशियो का वैल्यू दे दे और मॉडल का एक डायमेंशन कोई भी दे दे और आपसे प्रोटोटाइप का एक्चुअल डायमेंशन पूछ भी सकता है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है काइनेमेटिक सिमिलैरिटी। काइनेमेटिक सिमिलैरिटी मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच एग्जिस्ट करती हुई मानी जाती है अगर मॉडल एंड प्रोटोटाइप में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में जो रेशियो होता है वो अगर सेम रहता है तो। चूँकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इसलिए हम लोग जब बात की जाती है काइनेमेटिक सिमिलैरिटी की तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायमेंशंस पर भी ध्यान रखें कि डायमेंशन भी सेम रहनी चाहिए। अब अगर डायमेंशन की बात आती है तो मतलब एक पॉइंट भी हमारा एक स्पेशल मतलब अगर हम स्पेस चेंज करते हैं, मतलब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाते हैं, तो जिस तरह वेलोसिटी चेंज होती है उसी तरह मॉडल का भी वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। तो अब हम लोग पॉइंट भी फिक्स करेंगे, जैसे कि VP1 का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप इन पॉइंट 1। VP2 का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप इन पॉइंट 2। AP1 का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप एट पॉइंट 1। AP2 का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप एट पॉइंट 2। ठीक है, जहाँ पर P है अगर उस जगह M हो जाएगा तो मतलब यही सारी चीज़ें क्या हैं, ये मॉडल के लिए भी हैं। तो काइनेमेटिक सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करेगी अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप एट पॉइंट 1 डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ मॉडल एट पॉइंट 1 इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप एट पॉइंट 2 डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ मॉडल एट पॉइंट 2। और ये जो रेशियो होता है उसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। सेम इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए भी ये बात ट्रू होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप एंड मॉडल एट पॉइंट 1 का रेशियो जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप एंड मॉडल एट पॉइंट 2 के बराबर होना चाहिए। और वो जो रेशियो आता है उस रेशियो को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन रेशियो, यानी वेलोसिटी रेशियो एंड एक्सेलरेशन रेशियो। इसके अलावा मॉडल एंड प्रोटोटाइप का जो डायमेंशंस होता है वो सेम होना ही चाहिए। मतलब कि अगर ये बोला जा रहा है कि किसी मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच में काइनेमेटिक सिमिलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी रेशियो और एक्सेलरेशन रेशियो तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, इसके साथ साथ ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। बाय डिफ़ॉल्ट हम ये बात मानते हैं, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी में ऐसा कोई नहीं, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि एरिया जो आपका स्केल रेशियो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी का मतलब है कि स्केल रेशियो एग्जिस्ट करना चाहिए। और काइनेमेटिक सिमिलैरिटी का क्या मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रेशियो, यानी कि वेलोसिटी रेशियो और एक्सेलरेशन रेशियो एग्जिस्ट करना चाहिए डायरेक्शंस के साथ। इसके साथ साथ उसको ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड जो टाइप ऑफ सिमिलैरिटी है उसे हम लोग बोलते हैं डायनामिक सिमिलैरिटी। डायनामिक सिमिलैरिटी का क्या मतलब है कि फोर्सेस अब रेशियो में होंगे। अगर फोर्सेस रेशियो में होंगे तो सीधी बात है कि हर समय सारे फोर्सेस तो बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जिस समय जो फोर्स एप्लीकेबल होगा या जो फोर्स प्रेडोमिनेंस में होगा उसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट होगा प्रोटोटाइप एंड मॉडल के लिए। और प्रोटोटाइप में लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय मॉडल में लगने वाला फोर्स का जो रेशियो होता है ना उसे हम लोग बोलते हैं फोर्स रेशियो। तो जब डायनामिक सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करती है तो फोर्स रेशियो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसके अलावा उस मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच में काइनेमेटिक सिमिलैरिटी भी पाई जाएगी और ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी भी पाई जाएगी। ये कंपलसरी है, तभी वो मॉडल जो है डायनामिक सिमिलैरिटी कैरी करता
होना जाएगा। मतलब कि टोटल 3 तरीके के सिमिलैरिटी लॉ मैंने आपको बताए। फर्स्ट है ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, सेकंड है काइनेमेटिक सिमिलैरिटी एंड थर्ड है डायनामिक सिमिलैरिटी। डायनामिक सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करेगा अगर फोर्स रेशियो एग्जिस्ट करेगा और इसके साथ साथ काइनेमेटिक सिमिलैरिटी और ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करेगी, तो मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच में डायनामिक सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करता हुआ माना जाएगा। काइनेमेटिक सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करता हुआ माना जाएगा अगर एक्सेलरेशन रेशियो और वेलोसिटी रेशियो एग्जिस्ट करेगा, इसके साथ साथ ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी भी एग्जिस्ट करेगी, तब हम लोग ये कहेंगे कि काइनेमेटिक सिमिलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच में। और ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी का क्या मतलब है कि जो लेंथ रेशियो है, एरिया रेशियो है, वॉल्यूम रेशियो है, ये सब एग्जिस्ट करता हुआ माना जाना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमें सीखना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल 2 तरीके से किया गया है, जो कि है अनडिस्टॉर्टेड मॉडल्स एंड डिस्टॉर्टेड मॉडल्स। डिफरेंस इनमें क्या है ये जानने के लिए देखिए 2 तरीके के स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहला हम लोग देखते हैं एक स्ट्रक्चर, एक रूम देखिए, जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उस रूम के बारे में देखिए। उस रूम में अगर आप देखते हैं तो लगभग सभी डायमेंशंस जो आपको दिख रही हैं, जैसे कि लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सभी डायमेंशंस क्या होती हैं, वो मोर और लेस लगभग सेम होती हैं। इसका मतलब अगर आप इसका स्केल रेशियो निकालेंगे, तो अगर इसका कुछ मॉडल आप बनाते हैं तो वो एक ठीक ठाक दिखने वाला मॉडल या फिर एक ऐसा मॉडल बनेगा जिस पे हम सही तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक रिवर को लें, अगर आप रिवर का मॉडल बनाना चाहते हैं तो देखिए, तो रिवर की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन रिवर की डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप सेम स्केल रेशियो लगा देंगे रिवर की लेंथ और उसकी डेप्थ के लिए, तब जो मॉडल जो आपको बनेगा उसमें लेंथ तो आपको दिखेगी, लेकिन थिकनेस यानी डेप्थ ऑफ द रिवर जो है वो दिखेगी ही नहीं। तो इस तरीके के मॉडल पे आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनका एक डायमेंशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका दूसरा डायमेंशन बहुत कम है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में तो डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वाई डायरेक्शन में बहुत कम है, या फिर वाई डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्स डायरेक्शन में बहुत कम है, और सेम स्केल रेशियो से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे मॉडल्स के लिए क्या सोल्यूशन निकाला गया कि आप एक्स डायरेक्शन के लिए अलग स्केल रेशियो ले लीजिए और वाई डायरेक्शन के लिए अलग स्केल रेशियो ले लीजिए। मतलब कि डेप्थ के लिए अलग स्केल रेशियो आप ले लीजिए और लेंथ और विड्थ के लिए एक दूसरा स्केल रेशियो आप ले लीजिए। तो इस तरीके से जो मॉडल बनता है वो मॉडल लुक वाइज एक्चुअली मॉडल की तरह नहीं दिखता है, लेकिन उसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उस रेशियो में होते हैं। मतलब रेशियो अलग अलग होगा एक्स एंड वाई डायरेक्शंस के लिए। इस तरीके के मॉडल्स को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल्स। और जो पहला टाइप ऑफ मॉडल मैंने बताया कि सभी डायमेंशन के लिए सेम स्केल रेशियो यूज़ किया जाएगा, तो इस तरीके के मॉडल को हम बोलते हैं अनडिस्टॉर्टेड मॉडल। मतलब कि जब सेम रेशियो यूज़ किया जाएगा, जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन के लिए सेम स्केल रेशियो यूज़ किया जाएगा, तो इस तरीके के मॉडल को हम बोलते हैं अनडिस्टॉर्टेड मॉडल। और जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन के लिए अलग अलग स्केल रेशियो यूज़ किया जाएगा, तो इस तरीके के मॉडल को हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल। जो अभी तक डिस्कशन आपने किया वो पूरा अनडिस्टॉर्टेड मॉडल के लिए था, ठीक है। मतलब कि LR जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन के लिए सेम था, और लेंथ, विड्थ और डेप्थ इन सभी के लिए जो रेशियो थे वो सेम ही था, एक LR ही हमने यूज़ किया। लेकिन अगर बात करें डिस्टॉर्टेड मॉडल की, तो डिस्टॉर्टेड मॉडल में स्केल रेशियो फॉर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल टू विड्थ ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाई विड्थ ऑफ मॉडल।
मतलब लीनियर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय लीनियर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ मॉडल। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? LR ऑफ हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। नेक्स्ट आपको सीखना है स्केल रेशियो फॉर वर्टिकल डायमेंशन। स्केल रेशियो फॉर वर्टिकल डायमेंशन इक्वल टू LR ऑफ वर्टिकल इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, लीनियर वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, हम लोग डेप्थ को ले सकते हैं, हाइट को ले सकते हैं, दोनों का रेशियो। तो ये आपको देगा लीनियर डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्केल रेशियो एंड वर्टिकल डायरेक्शन में स्केल रेशियो। अब ज़रा इसी डिस्टॉर्टेड मॉडल के लिए हम लोग वेलोसिटी के लिए स्केल रेशियो निकालें। तो वेलोसिटी के लिए स्केल रेशियो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ मॉडल। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √2gh। √2gh। h क्या है? h है हाइट ऑफ प्रोटोटाइप, हाइट ऑफ मॉडल। √2g कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? √hp ऑफ hm। और हाइट के लिए वर्टिकल लिया जा रहा है, मतलब स्केल रेशियो ऑफ वर्टिकल का रूट अगर कर देंगे तो हमें वेलोसिटी का स्केल रेशियो मिल जाएगा डिस्टॉर्टेड मॉडल के लिए। सब बहुत इजी है। एरिया ऑफ फ्लो के लिए स्केल रेशियो चाहिए तो एरिया ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय एरिया ऑफ मॉडल। एरिया है तो मतलब विथ इनटू हाइट। विथ जो है, विथ का रेशियो जो हो जाएगा प्रोटोटाइप और मॉडल का, वो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्केल रेशियो। और हाइट का जो स्केल रेशियो, हाइट का जो प्रोटोटाइप एंड मॉडल का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में स्केल रेशियो। तो यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्केल रेशियो मल्टीप्लाइड बाय वर्टिकल डायरेक्शन में स्केल रेशियो रिप्रेजेंट करेगा स्केल रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फ्लो। अब नेक्स्ट स्केल रेशियो क्या है? डिस्चार्ज के लिए है। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया का रेशियो ये रिप्रेजेंट किया गया है और वेलोसिटी का रेशियो अभी अभी इससे जस्ट पहले ये आपने निकाला, ये रूट यानी LR। ये तीनों ही लिख लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा क्या? LR ऑफ h मल्टीप्लाइड बाई LR ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन की पावर 3/2। क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाएंगे वो जान लीजिए। क्वेश्चंस आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं। हो सकता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में स्केल रेशियो जो है वो आपको दे दिया जाए, मॉडल का क्यू आपको बता दिया जाए और एक्चुअल प्रोटोटाइप का क्यू आपसे पूछा जाए, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। या फिर हो सकता है कि दोनों का एरिया ऑफ प्रोटोटाइप एंड मॉडल आपको बता दिया जाए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का स्केल रेशियो बता दिया जाए, वर्टिकल डायरेक्शन का स्केल रेशियो आपसे पूछ लिया जाए। तो मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं फॉर्मूले से, इन्हीं फॉर्मूले के अंदर से ही पूछ लिया जाएगा। तो अभी देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। द डिस्चार्ज थ्रू अ वियर इज 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वियर के लिए बोला जा रहा है, मतलब सीधे ये जो क्यू दिया गया है वो किसके लिए है? प्रोटोटाइप के लिए है। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द मॉडल ऑफ द वियर, मतलब कि मॉडल के लिए क्यू का वैल्यू निकालना है। If the horizontal dimension of the model equal to 1/50 of the horizontal dimension of the prototype, इन्होंने डायरेक्टली क्या किया है? रिलेशन दिया है, मतलब कि horizontal dimension of model equal to 1/50 of horizontal dimension of prototype। तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ प्रोटोटाइप इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ मॉडल, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ मॉडल। ये हॉरिजॉन्टल के बारे में है, मतलब ये है, मतलब इससे क्या मिला आपको कि ये जो है प्रोटोटाइप और मॉडल का रेशियो है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्केल रेशियो जो है वो 50 गिवन है। अब इसके बाद जो है वो ये है कि वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द प्रोटोटाइप इक्वल टू 1/10 ऑफ द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द प्रोटोटाइप। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मॉडल का जो लेंथ है इक्वल टू 1/10 ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप डिवाइड बाय मॉडल इक्वल टू 10, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्केल रेशियो है वो 10। तो इससे हमें क्या मिला? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्केल रेशियो और वर्टिकल डायरेक्शन में स्केल रेशियो, दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब चूंकि हमें QP का वैल्यू भी
पता है तो हम QM का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें QP/QM इक्वल टू ये फॉर्मूला पता है। ये फॉर्मूला अभी भी पहले डिराइव हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्केल रेशियो 50, वर्टिकल डायरेक्शन में स्केल रेशियो 10 वैल्यूज़ रख देंगे, तो रेशियो का वैल्यू हमें मिला इतना। इसमें से हमें QP का वैल्यू जो है वो बता दिया गया है, QM का वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू सॉल्व करेंगे और हमें क्या वैल्यू का वैल्यू 0.9487 लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ठीक है, बाकी हम लोग अगले वीडियोज़ में सीखेंगे। थैंक यू क्लास।